हेलो अंक्शल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वियिंग का कार्ड काम नहीं कर रहा था। दरअसल स्प्रिंग ब्रेक के दौरान क्योंकि वियिंग तो कहीं जाने नहीं वाला था, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो वहीं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा उनकी जगह पर, जो अपनी वैकेशन सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए हैं, जिससे उसकी थोड़ी इनकम भी बढ़ गई थी। वियिंग वैंकुश बिल्डिंग की लैब में काम कर रहा था, जहाँ उसे एक तरीके की बीमारी को लेकर कुछ रिपोर्ट्स बनानी थी। काफ़ी स्टडी के बाद उसे पता चला था कि ऑर्गेनाइजेशन में पेशेंट्स को जो थेरेपी दी जा रही थी वो उनके लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि पेशेंट्स ठीक ही नहीं हो रहे थे। ये सब सोचकर वो एक ईमेल उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को यानी वेन चाओ को भेज देता है। वेन चाओ उसे अपने कैबिन में बुलाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें पता भी है कि हर थेरेपी पर कितना खर्चा होता है? हम इन पेशेंट्स पर और खर्चा नहीं कर सकते। विंग इस बात पर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न करती है। वेन चाओ कहता है, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता। पर विंग इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाला था। उसके बाद वो एक और ईमेल किसी को सेंड कर देता है, और आज विंग को पता चल रहा था कि उसका कार्ड ही काम नहीं कर रहा। वो अपने कार्ड को बार बार ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, तभी वेन चाओ उसके पास आता है। वो वियिंग से कहता है, तुम्हारा कार्ड अब काम नहीं करेगा क्योंकि तुम अब वैनकुश के एम्प्लॉय नहीं हो। मैंने देखा कि तुमने मेरे फादर को कैसा मेल भेजा है। मेरी शिकायत करना चाहते हो? वियिंग उससे पूछता है, तुमने वो मेल कैसे देख लिया? अगर तुम्हारे फादर को पता चला कि तुम उनके इनबॉक्स को इस तरह चेक कर रहे हो तो वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वेन चाओ कहता है, मेरे फादर बहुत बिजी हैं, उनके पास इतना समय नहीं कि वो अपने ईमेल्स चेक करें, इसलिए उनकी सेक्रेटरी ये काम करती है। वियिंग कहता है, ओह मैं समझ गया, वांग लिंग जाओ। पर मैंने तो वो मेल मंडे को भेजा था, तुम अब जाकर मुझे क्यों फायर कर रहे हो? वेन चाओ कहता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से हमें कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए था जो उनकी जगह काम कर सके। तुम एक फास्ट वर्कर हो, मैं उनके आने तक तुम्हें रखना चाहता था, पर अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूँ। उस दिन जब वियिंग अपने अपार्टमेंट में वापस पहुँचता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो फ्लोर पर अपना बॉक्स फेंक देता है जो वेन चाओ ने उसे वापस कर दिया था, जिसमें उसका सामान था। उस बॉक्स से उसकी नोटबुक्स, पेन्स और कुछ पेजेस निकलते हैं। वो अपने हाथ में पानी का ग्लास लेता है, पर उसे भी वो तोड़ देता है। ब्रोकन कांच के ग्लास की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और बुरी तरह खून बहने लगता है। वांग जी का बांधा हुआ सिल्क बैंड अभी भी उसके हाथ पर था। उसके बाद वो ड्रग स्टोर जाता है और कुछ बैंडेजेस ले लेता है, पर तभी वो डिसाइड कर लेता है कि इस वक्त उसे एंग्री नहीं होना है, बल्कि उसे एक प्लान सोचना होगा। उसके बाद वो वांग जी को लाइब्रेरी से पिक करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वांग जी उसके पास आता है, वो यिंग एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, हाय लंजा, सरप्राइज, मेरे पास अब काम नहीं है। वांग जी एक वरिड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता है और उससे पूछता है, वियिंग क्या हुआ? वियिंग फोर्सफुली हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं लंजा, मुझे बस मेरी जॉब से निकाल दिया गया। वांग जी फिर उससे पूछता है, ऐसा क्या हुआ? वियिंग कहता है, वही जो एक्सपेक्टेड था। अगर जंगचा यहाँ होता तो मुझे स्टूपिड कहता, पर मैं क्या करूँ लंजा। वांग जी को नहीं पता था कि वियिंग किस बारे में बात कर रहा है, पर फिलहाल पॉइंट ये था कि वियिंग जॉबलेस था। वो वियिंग से पूछता है, अब तुम क्या करोगे? वियिंग कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। पर जो मैंने किया उसका भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बिल्कुल सही था। अगर मैं वैसा नहीं करता तो बाद में जाकर ज़रूर मुझे पछतावा होता। वांग जी अचानक वियिंग का हाथ पकड़ लेता है। वियिंग भी उसकी तरफ देखता है और वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है, चलो घर चलते हैं लंजा। आज का दिन ऑलरेडी मेरे लिए बहुत बड़ा था, अब मैं सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, वियिंग तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। वियिंग कहता है, ओह मैंने बस अपना हाथ थोड़ा सा काट लिया था, तुम इस पर ध्यान मत दो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। वांग जी उससे सिर्फ कहता है, पर फिर भी वो वियिंग के हाथ को पकड़ लेता है। अपने 2 फिंगर से वो वियिंग की पल्स पर प्रेस करता है। वियिंग उससे पूछने ही वाला था कि ये तुम क्या कर रहे हो, पर अचानक वांग जी के हाथों से 2 वार्म रेज निकलती हैं और वियिंग को अपने उस पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वांग जी जैसे ही उसका हाथ छोड़ता है, वियिंग अपना बैंडेज हटाकर देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके हाथ पर जो कट था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ पर कभी कोई चोट ही नहीं थी। जिसे देखकर वियिंग कहता है, होली शिट लंजा, तुम केवल जादूगर ही नहीं हो,
बल्कि तुम्हारे पास हीलिंग पावर्स भी हैं। कहीं तुम कोई एलियन तो नहीं हो ना? जब वो दोनों वापस अपने अपार्टमेंट पहुंच रहे थे, वियिंग के सारे क्वेश्चंस का जवाब वांग जी बहुत ही पेशेंटली देता है और उसे बता देता है कि किस तरह ये मैजिक काम करता है। वो उसे स्पिरिचुअल पावर के बारे में बताता है, अपनी गोल्डन कोर के बारे में बताता है। वियिंग उससे पूछता है, क्या तुम्हारी दुनिया में हर कोई ये कर सकता है? सब लोग तुम्हारी तरह हैं? वांग जी कहता है, नहीं, सब नहीं कर सकते। कुछ टैलेंटेड कल्टीवेटर्स जिनकी गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग होती है वही ऐसा कर सकते हैं। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो, तुम हर चीज़ में अच्छे हो लंजा। काश मैं भी ये कर पाता जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। वांग जी कहता है, पर तुम ऑलरेडी लोगों की मदद करते हो। विंग कहता है, पर अब मैं एक अनएम्प्लॉयड हूँ लंजा, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कहकर वो अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता है और वांग जी से कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। कुछ टाइम बाद हम दोनों साथ में ड्रिंक के लिए बाहर चलेंगे। फ्राइडे नाइट का समय था जब वो दोनों बार आते हैं। बार में पहले की तरह शोर शराबा नहीं था, बल्कि काफ़ी शांति थी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो बार आया करते थे वो अपनी वेकेशंस एंजॉय कर रहे थे। विंग अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है, तभी पीछे से मैम आ जाती है और उससे कहती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर तुमने मुझे रिप्लेस कर दिया, तुम सच में बहुत घटिया हो वेविशन। ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। तभी विंग उसे देखकर कहता है, म्या तुम्हें कोई कैसे रिप्लेस कर सकता है माय लव, तुम तो ब्यूटी हो। तभी म्या की नज़र पास ही में खड़े लंजा की तरफ जाती है, जो उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। म्या उसे कहती है, तुम्हारा नाम लंगवांग जी है ना? वांग जी सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। म्या कहती है, लगता है तुम और वियिंग कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। जब से तुम वियिंग को मिले हो उसने मेरे साथ तो चिल करना छोड़ ही दिया है। वियिंग इस बात पर उससे कहता है, म्या आज मुझे फायर कर दिया गया है। म्या के फेस की स्माइल अचानक गायब हो जाती है और वो वियिंग से पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वियिंग उसे सारी बातें बता देता है। वो वेंचाओ को लेकर बुरा भला भी कहने लगता है। उसे नहीं पता था कि उस बार में वैंग लिनजाओ और वेंचाओ भी मौजूद थे। वैंग लिनजाओ अचानक कहीं से आकर वियिंग का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ये सब कहने की? उसने बिल्कुल सही किया है तुम्हें फायर करके। वियिंग उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मैं तो एक नोबडी हूँ, पर तुम कौन हो जो मुझे टच कर रही हो? अगर मेरे लिए ड्रिंक खरीदने आई हो तो ड्रिंक खरीदो या फिर यहाँ से अपनी शक्ल लेकर चली जाओ। वांग जी ये सब खड़ा देख रहा था। वांग लिंगजाओ को इतना इंसल्टिंग फील होता है। वो वेंचाओ के पास आकर कहती है, बेबी तुम्हें इस लड़के का कुछ करना होगा। वेंचाओ की नज़र केवल म्या पर ही थी। वो वियिंग से कहता है, तुम्हारे लिए ड्रिंक तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदने वाला। और वो म्या की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, पर तुम चाहो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो, मेरी ट्रीट होगी। म्या उससे कहती है, इंटरेस्टिंग ऑफर, पर तुम्हारे साथ ड्रिंक करने से अच्छा कि मैं किसी डॉग के साथ चली जाऊं। उसके बाद वो वांग जी की तरफ टर्न होकर लाउडली कहने लगती है, वांग जी तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैथेटिक चीज़ क्या है? वो है नेपोटिज्म। कुछ लोग अपने फादर के पैसों पर कितना ही क्यों ना उछल लें, पर रहेंगे वो हमेशा गार्बेज ही। ये सब सुनने के बाद वांग लिंगजाओ को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पास से ग्लास उठाकर सीधा म्या की तरफ फेंकती है, पर वियिंग बीच में आ जाता है। वो अपना हाथ लगा देता है जिससे ग्लास फ्लोर पर गिर जाता है, पर वांग लिंगजाओ इतने में नहीं रुकने वाली थी। वियिंग को आखिरकार उसका हाथ पकड़ना पड़ता है। ये देखकर वेंचाओ वियिंग की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वांग जी बीच में आ जाता है। वो वेंचाओ का हाथ इतना टाइटली पकड़ लेता है कि वेंचाओ दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी बारटेंडर वहां आकर कहता है, ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग यहाँ लड़ क्यों रहे हो? वो वांग जी को देखकर कहता है, प्लीज उसका हाथ छोड़ दो। वांग जी को उसका हाथ छोड़ना पड़ता है। बारटेंडर के कहने पर वेंचाओ और वांग लिंगजाओ को वहां से जाना पड़ता है। वियिंग म्या और वांग जी से कहता है, ये सब कुछ काफ़ी एक्साइटिंग था। म्या उसके शोल्डर्स पर हाथ मारते हुए कहती है, दैट्स इनफ फॉर मी, मैं तो अब अपने घर जा रही हूँ। तुम भी अब और ज़्यादा ड्रिंक मत करना वियिंग। और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है, कुछ भी हो जाए इसका साथ मत छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया तो घर भी नहीं जा पाएगा। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ऑफ कोर्स म्या। म्या उसकी तरफ मुस्कुराती है और उन दोनों को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वियिंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा तुम सच में कितने ऑब्वियस हो। वांग जी उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा?
वियिंग कहता है, कितना ब्लश करते हुए तुमने उससे कहा ना, ऑफ कोर्स म्याम म्या। वांग जी फिर कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। वियिंग कहता है, जिस तरह तुम उसकी तरफ देख रहे थे, तुम उसे पसंद करने लगे हो ना। वैसे म्याम म्या काफ़ी प्रिटी है, तो मैं तुम्हें उसके लिए अप्रूव करता हूँ। वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, वियिंग तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, शायद हमें अब घर चलना चाहिए। वियिंग पाउट बनाता है। वांग जी का सहारा लेते हुए वियिंग अपार्टमेंट तक आ जाता है। वांग जी उससे कहता है, मैं बेड लगा देता हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। वियिंग कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ लंजा। उसके बाद वांग जी बेडरूम की तरफ चला जाता है। वियिंग बाहर काउच पर ही बैठा हुआ था और उसे बैठे बैठे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। कुछ टाइम बाद वांग जी बाहर आता है और उसके पास आकर कहता है, वियिंग बेड पर चलो। वियिंग नींद में ही उससे कहता है, लंजा मुझे यही कंफर्टेबल फील हो रहा है। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, बेड और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। वियिंग अब पाउट बनाते हुए कहता है, मैं हिल नहीं पा रहा। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। वांग जी इससे पहले कि वियिंग को उठा पाता, वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सोचकर ही उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि वांग जी उसे प्रिंसेस स्टाइल में गोद में उठा लेता। वो रूम में आने के बाद अपने कपड़े निकाल देता है और पजामास पहन लेता है। उसे ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि वांग जी भी रूम में था। उसने कैजुअली ही अपने कपड़े निकाल दिए थे, पर जैसे ही उसकी नज़र वांग जी की तरफ पड़ती है, वो उससे पूछता है, लंजा लाइक वॉट यू सी। वांग जी जैसे उसकी तरफ देखने से अवॉइड कर रहा था, वो वॉल की तरफ देखने लगता है और इधर उधर अपनी नज़रें हटा लेता है। वियिंग उसकी शाइनेस को देखकर मुस्कुराने लगता है। जब वो अपने पजामास पहन लेता है तो वो फाइनली बेड पर आ जाता है। बेड पर आते ही उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांग जी उसके पास जाकर चेक करता है तो वियिंग सो चुका था। वांग जी काउच पर सोने के लिए जाने ही वाला था, पर तभी वियिंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, लंचा प्लीज़ यहीं रुको ना, मैं इस वक्त अकेले नहीं रहना चाहता। आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था। वांग जी उससे कुछ कह नहीं पाता, पर वो उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। तभी वियिंग अचानक वांग जी का हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैं बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा हूँ ना। पर वांग जी उसके पास ही बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है, अगर तुम्हें ठीक फील हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए प्ले कर सकता हूँ। वियिंग कहता है, मेरी बातों को इग्नोर करो लंचा, तुम थक गए होंगे, तुम भी सो जाओ। वांग जी कहता है, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए गुचिन प्ले करके। वियिंग उसे हाँ कर देता है। वांग जी तुरंत अपना गुचिन निकालता है और बेड के पास ही फ्लोर पर नीचे बैठ जाता है। म्यूजिक सुनते सुनते वियिंग को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अगले दिन वियिंग की जब आंखें खुलती हैं तो उसे बहुत लाइट फील हो रहा था। रात के वक्त जो भी आर्ग्यूमेंट या जो भी फाइटिंग हुई, जैसे वो सब कुछ भूल चुका था। उसे एकदम अनबर्डन्ड फील हो रहा था। वो वांग जी को देखकर कहता है, लंजा आज मैं उड़ना चाहता हूँ, क्या तुम प्लीज़ मुझे अपने साथ उड़ान के लिए ले जा सकते हो। वांग जी जो कि अभी भी लोटस पोजीशन में बैठा अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा था, वो वियिंग की इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता। वियिंग मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सो मच लंजा, बिग फास्ट के बाद हम दोनों चलेंगे। मुझे एक परफेक्ट स्पॉट पता है जहाँ पर हम ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकते हैं। क्या इसके लिए तुम्हें मुझे कैरी करना होगा? क्या मैं बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं हूँ ना? वांग जी कहता है, मैं बीचिन का इस्तेमाल करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वियिंग पूछता है, बीचिन? वांग जी कहता है, मेरी तलवार का नाम बीचिन है। वियिंग एक बार फिर कंफ्यूज्ड था, ये सोचकर कि उसकी तलवार का उड़ने से क्या लेना देना होगा। परफेक्ट स्पॉट पर पहुंचने के बाद वियिंग और वांग जी एक कपल की तरह हवा में उड़ रहे थे। वियिंग कहता है, लंजा मेरी ज़िंदगी की ये कूलेस्ट चीज़ है जो आज तक मैंने की है। वो दोनों आसमान और ज़मीन के बिल्कुल बीचों बीच थे। वांग जी वियिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वियिंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, कस के पकड़ना। अगले मोमेंट वो दोनों जैसे फील्ड के ऊपर हवा की तरह लहर रहे थे। उनकी ये मॉर्निंग इसी तरह बीतती है। वियिंग बार बार वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था और भी ज़्यादा ऊंचा जाने की। वियिंग को अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी फीलिंग पहले कभी नहीं हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ता हुआ एक आज़ाद पंछी है। वो वांग जी से पूरी तरीके से चिपके हुए था।
और एक मन बार बार उसका कह रहा था कि वो वांगजी को खुद से कभी भी कैसे अलग होने देगा। उस दिन जब वो दोनों हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं, रोज़ा बहुत खुश दिख रही थी। विंग भी उससे इक्वल एनर्जी के साथ कहता है, हाय रोज़ा, आज तुम काफ़ी खुश दिख रही हो, क्या कोई डेट मिल गया है? रोज़ा उससे कहती है, मैं तो हमेशा की तरह सिंगल हूँ, पर तुम आज इतना खुश क्यों दिख रहे हो? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, बस है एक सीक्रेट, पर तुम मुझे अपनी खुशी का रीज़न बताओ ना। रोज़ा कहती है, विंग तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर हमारे पास जितने भी पेशेंट्स हैं पहले से काफ़ी इम्प्रूव होने लगे हैं। विंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो रोज़ा कहती है, मैंने असिस्टेंट्स को पेशेंट्स की रिपोर्ट्स लाने के लिए कहा था और हर किसी में पहले से सुधार हुआ है। विंग तुरंत अपने फेस पर स्माइल लेते हुए ग्रैनी वैन की तरफ जाता है। वांगजी उससे पूछता है, विंग मैं पेशेंट्स के लिए म्यूज़िक प्ले करने जाता हूँ। वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग ग्रैनी वैन के पास आता है तो ग्रैनी वैन कहती हैं, मुझे खुद इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पहले से पेशेंट्स में इतना ज़्यादा सुधार हुआ है। वो वांगजी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये लड़का सच में बहुत स्पेशल है विंग। विंग भी वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, यस ग्रैनी, वो बहुत स्पेशल है। जब उन दोनों का वहाँ से जाने का समय आता है, रोज़ा उन दोनों से गुड बाय कहती है। वांगजी भी उससे गुड बाय कहता है और बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद विंग वांगजी से पूछता है, लंजा, तुमने कब से इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया? वांगजी कहता है, मैं नहीं बोलता, मैं बस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी में जाकर कभी कभी स्टडी कर लेता हूँ। विंग उससे कहता है, पर लंजा, तुम्हें लाइब्रेरी में अपनी जगह के बारे में ढूंढना चाहिए, क्या तुम घर नहीं जाना चाहते? वांगजी कुछ टाइम के लिए साइलेंट रह जाता है, पर वो विंग से कहता है, हाँ जाना चाहता हूँ, पर अगर मैं तुम्हारी लैंग्वेज सीख पाऊँगा तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। मैं अकेले अपने घर को कभी नहीं ढूंढ पाऊँगा। विंग एक गहरी सांस लेता है और वांगजी से पूछता है, लंजा, क्या वो तुम हो जो उन पेशेंट्स को हील कर रहे हो? वांगजी कहता है, नहीं, मैं किसी पेशेंट को हील नहीं कर सकता। विंग पूछता है, पर तुमने मेरी चोट को कैसे ठीक किया था? मुझे याद है तुमने मुझे टच किया था और मेरी चोट गायब हो गई थी। वांगजी कहता है, टच की वजह से नहीं विंग, मैंने एक म्यूज़िक सुनाया था। मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को म्यूज़िक के साथ इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ। अगर पेशेंट्स की बॉडी खुद ही हील होने में इनकेपेबल है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, पर अगर मेरे म्यूज़िक के साथ साथ बॉडी भी काम करती है तो वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लंजा, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम कोई विज़ार्ड नहीं हो, बल्कि तुम वाइट कपड़ों में आए एक ब्यूटीफुल से परफेक्ट एंजल हो। क्लाउरसेस, जिस जगह से तुम आए हो, कहीं वो हेवन तो नहीं है ना लंजा? वांगजी कोई जवाब तो नहीं देता, पर उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं। मंडे का दिन था। विंग और वांगजी अपने अपार्टमेंट में थे। विंग लैपटॉप पर अपने लिए नई जॉब ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ वांगजी के हाथ में एक नोटबुक थी। उसके पास विंग का फ़ोन भी था जिसमें उसने कुछ लर्निंग ऐप्स डाउनलोड कर ली थी, क्योंकि अब वो इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख जाना चाहता था। अचानक विंग का फ़ोन बजने लगता है। वांगजी विंग को उसका फ़ोन देता है। विंग कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो। उसे आवाज़ सुनाई देती है, हेलो विंग, मैं क्लारा हूँ, मैंने लाइब्रेरी से कॉल किया है। विंग कहता है, ओह हाँ, याद आया, हाय क्लारा, क्या तुम्हें गोसुलान के बारे में कुछ पता चला? क्लारा कहती है, हाँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो शायद तुम्हारे काम आ सकती है। विंग एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत वांगजी के हाथ से पेन और पेपर ले लेता है। वांगजी अभी भी कंफ्यूज था और उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्लारा कहती है, कुछ पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने गोसुलान के बारे में छापा है, और वो सारी पब्लिकेशंस केवल एक ही पर्सन की हैं, डॉक्टर शाओ शिनचैन। वो लोकल ही है, पर काफ़ी लंबे समय से उन्होंने कुछ पब्लिश नहीं किया है। मैं तुम्हें उनकी साइट भेज देती हूँ। विंग कहता है, थैंक यू सो मच क्लारा। कॉल कट होते ही विंग को तुरंत शाओ शिनचैन की वेबसाइट मिल जाती है। विंग सीधा उस वेबसाइट को खोलकर कॉन्टैक्ट लिंक्स पर जाता है और कॉल कर देता है। एक जेंटल वॉइस में उसे जवाब मिलता है, हेलो, दिस इज़ शाओ शिनचैन। विंग तुरंत पूछता है, क्या तुम गोसुलान के बारे में कुछ जानते हो? एक लंबे साइलेंस के बाद शाओ शिनचैन कहता है, कौन बोल रहा है? विंग जवाब देता है, मेरा नाम विंग है, मैं किसी को तुमसे मिलवाना चाहता हूँ, शायद तुम उसे गोसुलान के बारे में कुछ बताना पसंद करोगे। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप
आज का पार्ट भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।